Hello everyone. So as per our classes, पॉलिटी क्लासेस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा सोशलिज्म। पहला टॉपिक था सोवरेन। प्रियम्बल चैप्टर चल रहा है हम लोग का, पहला टॉपिक हो चुका था सोवरेन। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सोशलिज्म। क्या बोला? सोशलिज्म। लुक, सोशलिज्म का जनरल सेंस में क्या मीनिंग होता है पहले ये समझते हैं। सोशलिज्म का जनरल सेंस में क्या मीनिंग बैठता है? तो सोशलिज्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल आइडिया है। आइडियोलॉजी, ठीक है। एक पॉलिटिकल आइडिया है, आइडिया में विचार, एक थॉट, जिसमें से माना जाता है कि सभी, ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल, एंड मनी एंड प्रॉपर्टी, एंड दैट मनी and property should be equally divided, should be equally divided। दो टर्म ध्यान में रखना है, ऑल पीपल आर इक्वल एंड इक्वली डिवाइडेड। जो भी मनी होगा, जो भी पैसा होगा, प्रोडक्शन होगा, सब इक्वल डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे सोशलिज्म। ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या तैयार हो सकता है? इट इज अ पॉलिटिकल आइडिया that is based on belief that all people are equal and that money and property should be equally divided। ओके, ये होता है सोशलिज्म। मेनली यही अर्थ होता है। लेकिन क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड पहले से ऐड था? पहले से ऐड मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब, या जब ऐड हुआ तो किस सेंस में ऐड हुआ? सेंस क्या था? सबसे पहले ये पहले से ऐड नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया। ओके। और सेंस क्या, किस सेंस में लिया गया है? बोला जाए सोशलिज्म टर्म है, किस सेंस में लिया गया है? तो एक सोशलिज्म जो है इंडिया का जो एक अलग यूनिक सा इंडिया का अपना ब्रांड है, यूनिक सा इंडिया का टर्म है, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं। ठीक। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या डिफिनेशन हो सकता है? सिंपली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहां प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो। मतलब प्राइवेट कंपनी भी काम कर रहा हो, और प्राइवेट कंपनी जैसे जो भी प्राइवेट रन किया जा रहा है, पब्लिक जिसे गवर्नमेंट रन करता है या गवर्नमेंट फंडेड कंपनी रन रन होता है। ठीक। तो इंडिया का जो मॉडल है, यूनिक मॉडल है, मतलब अपना अलग ब्रांड है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कैसे, किस टाइप का सोशलिज्म अडॉप्ट किया है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो मिक्स इकोनॉमी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, जो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है। मिक्स इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसमें प्राइवेट भी हो और पब्लिक भी हो। यानी गवर्नमेंट अपना खुद की कंपनी चलाए या फंडेड हो जिसमें 50% का कंट्रीब्यूशन हो। प्राइवेट जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जो रन किया जा रहा है कंपनी, उससे रन हो। ठीक। सो हमने सोशलिज्म का डिफिनेशन जाना क्या होता है नॉर्मल सेंस में। ऑल पीपल आर इक्वल एंड द मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among ऑल ऑफ देम। ये कॉमन सेंस हुआ। लेकिन इंडिया के सेंस में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसका मतलब होता है मिक्स इकोनॉमी को जो फॉलो करता है, जो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है, जहाँ मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जो जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी हो, पब्लिक सेक्टर भी, दोनों द्वारा रन होता हो, उसको मिक्स इकोनॉमी। समझ में आया? ठीक। इसको एक और सेंस में बोल सकते हैं, जैसे सोशलिज्म एक और सेंस में बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन सोशलिज्म इज ए मार्क्स
सिज्म और गांधीजम क्या इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिज्म को फॉलो करता है या गांधीजम को फॉलो करता है? तो इंडियन सोशलिज्म का ये यूनिक कैरेक्टर है कि दोनों को ब्लेंडेड फॉर्म में फॉलो करता है, मतलब दोनों का मिक्स फॉर्म फॉलो करता है। थोड़ा बहुत मार्क्सिज्म भी है, कुछ कुछ ऐसा चीज है जिस पर पब्लिक अधिकार है, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रेलवे, रोड, ब्रिज, सभी का इक्वल अधिकार है। ऐसा नहीं है कि रेलवे पर एक सेक्शन क्लास लोग रूल करें, सॉरी रन करें, दूसरे क्लास सेक्शन का एंट्री ना मिले। रोड पे इक्वली सभी सभी करते हैं, सभी ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से सभी कर रहे हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ। ठीक। गांधीजम सोशलिज्म, ठीक है, और मार्क्सिज्म सोशलिज्म दोनों को ब्लेंडेड फॉर्म हो गया, समझ में आ गया। और कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ पे सभी का इक्वल अधिकार होता है, कुछ का लिमिटेड होता है। अब जाकर किसी घर पे हम जाकर बोले नहीं, इंडिया जो सोशलिस्ट कंट्री है, तो आपका घर में आज मैं रहूंगा, मैं किचन में बैठ के खाना खाऊंगा, आपका एक बेडरूम आज से मेरा हो गया, राइट? तो नहीं, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप को भी महत्व दिया गया है और पब्लिक ओनरशिप को भी रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। ओके, अभी तक समझ में आया आपको सोशलिज्म क्या होता है? सिंपल वर्ड, all people are equal and that money have distributed in equally। ओके, जो भी पैसा जो प्रॉपर्टी है सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ये मार्क्सिज्म का थ्योरी है। ठीक है, ओके। तो इंडिया का दो फीचर, एक तो पहला ये हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, दूसरा के ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म को फॉलो करता है। सोशलिज्म के फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी भी बोला जा सकता है, उसी को बोला जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही मिक्स इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ बातें समझते हैं सोशलिज्म को एविडेंस। पहला क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया सोशलिज्म को 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और 1949 को अडॉप्ट हो चुका था, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका था, मतलब अडॉप्ट में क्या बोलते हैं, हाँ अडॉप्ट में साइन हो चुका था फाइनली। तो क्या इतने साल गैप के बीच में सोशलिज्म नहीं था? था। आप डीपीएसपी देखोगे, में आपको सोशलिज्म कैरेक्टर मिलेंगे, यानी पहले से ही थे, लेकिन एक वर्ड डाला गया स्पेशली कि बाद में चलकर कुछ अल्टर ना किया जा सके, कुछ चेंजेस ना किया जा सके, इसका ध्यान रखा जाए, इसी कारण एक वर्ड डाल दिया गया 42nd अमेंडमेंट द्वारा, सोशलिज्म। सेकुलर इंटीग्रिटी से वर्ड डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। सो पहला क्वेश्चन कि बाद में ऐड हुआ लेकिन पहले से भी था, सॉरी सॉरी, सो ऐड किया गया था, ओके। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं, जैसे यहाँ तक क्लियर हुआ सोशलिज्म, सोशलिस्ट सोशलिज्म, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं इसको, सोशलिज्म को आप प्रियम्बल में देखोगे, प्रियम्बल से कैसे लिंक करते हैं, प्रियम्बल में देखोगे, प्रियम्बल में एक लाइन लिखा होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को, सभी का स्टेटस जो होगा इक्वल होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक। यहाँ पर आप सोशलिज्म का डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा, अभी पहले डिफाइन किए थे कि सभी का स्टेटस, सभी का
सोसाइटी में जो भी स्टेटस हो इक्वल होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब इक्वल होगा, ऑल पीपल आर इक्वल एंड सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं। ठीक, तो आप प्रीएम्बल में डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, राइट, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, सभी में प्रमोट करना है इक्वालिटी को। तो यहाँ से आप सोशलिज्म का टर्म देखने को मिल गया। ओके, और जैसे मैंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बताया, यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के थॉट पर बेस है, उनके आइडियोलॉजी पे बेस है कि हमारे से कैसे सोशलिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। ये आइडिया किसके बेस पे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के आइडियोलॉजी के बेस पे है। ओके, सो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी आपने समझा क्या होता है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम करे, मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा था कि एबोलिशन ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ कोर्स अभी वही समझ रहे थे, इनइक्वालिटी का टोटली एबोलिशन, टोटली एबोलिशन। ठीक है, इनइक्वालिटी की टोटली एबोलिश करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, इसके सेंस यही बन रहा है। तो सोशलिज्म लगभग यही है, डिफिनीशन हो गया कैसे क्या होता है, आप समझ गए होंगे क्या डिफाइन है, किसे डिफाइन किया गया, कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ समझते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी है क्या अभी, क्या कुछ चैलेंजेस है? तो चैलेंजेस कुछ समझते हैं, जैसे मेंस के पर्सपेक्टिव पे जैसे होता है आपको चैलेंजेस होगा, ठीक है ना। जैसे मेंस के पर्सपेक्टिव में कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्या चैलेंजेस क्या है? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, एलपीजी पॉलिसी 1991 में जब ये आया, तो सोशलिज्म को खतरा हो गया, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया और ज़्यादा ही छूट दिया गया। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको बेच रहा है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बेच रहा है, ये भी चैलेंजेस हो गया कि भाई फिर हमारा प्रॉपर्टी आप क्यों बेच रहे हो बिना विदाउट परमिशन। ठीक है, और सोशलिज्म एक और होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उसका मतलब होता है कि गरीबी दूर होना, हंगर दूर होना, हेल्थ पे ध्यान देना, स्टारवेशन, वही जो भूख है, स्टारवेशन दूर होना, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अभी भी देखोगे पुअर प्रिवलेंट है, ये चैलेंज हुआ, स्टारवेशन है। ओके, आप देखोगे कि रिलीजन कन्वर्जन चलता है, रिलीजन कन्वर्जन चलता है, एक कास्ट दूसरे कास्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है या हो जा रहा है। तो क्या सेंस समझ में आ रहा है कि भाई सोशलिज्म क्या इक्वल, और पीपल आर इक्वल, बट यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इक्वालिटी कहाँ गया, स्टेटस कहाँ गया, उनका दबाया जा रहा है उनको। सो कुछ रिपोर्ट देखे हुए ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वहां पर भी इंडिया जो है उसके रैंक पीछे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले कारण बैकवर्ड हो गया। हेल्थ इंडेक्स में देखो वहां पर बैक होगा, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है। तो ये सब चैलेंजेज है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सेकुलरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक सेकुलर, प्रियम्बल का नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलर। ओके, लुक, सेकुलर भी ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इसको भी ऐड किया गया था। ओके, सेकुलर का क्या मतलब होता है? सेकुलर जो दूसरे फॉरेन कंट्री उससे थोड़ा डिफरेंट है इंडिया सेकुलर। क्या डिफरेंस है भाई? लुक, इंडिया का डिफरेंस इसलिए है, पहला डिफरेंस है कि इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया हैज नो ऑफिशियल, सॉरी, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया सेकुलर है क्योंकि किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, सभी को करता है। या दूसरा मीनिंग हुआ कि कोई इसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कि ना कि मेरा हिंदू है, मेरा सिख है, मेरा जैन है, नहीं, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए सेकुलर है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन का पार्ट ये बन सकता है
कि स्टेट ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ओके। और इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रॉपर डिफाइन नहीं है कि अ, जो स्टेट और रिलीजन को लेकर रिलेशन बताए। मतलब neither India's nor its constitution law define the relation between religion and state। ना ही इंडिया मतलब ना ही स्टेट को डिफाइन किया अपने रिलीजन का डिफिनीशन, ना ही इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा लॉ है जो डिफाइन करता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, स्टेट और धर्म के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को लेकर कोई डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है। किसी को रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ऑल आर इक्वल एट बेस ऑफ रिलीजन। ओके। हमारा यूनिक कैसे हुआ कि सेकुलरिज्म, इंडिया सेकुलरिज्म कैसे है कि इसे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इसलिए सेकुलर है, सभी रिलीजन इक्वली ट्रीट करना है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो डिफाइन करता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच का संबंध, सभी पीपल को, सभी सिटीजन को रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ओके। ये है इंडिया का सेकुलरिज्म। समझ में आया? सेकुलर क्या हुआ, डिफाइन क्या करेंगे कि देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वली, दे डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेस ऑफ द रिलीजन। यह है सेकुलरिज्म। ये सब फॉलो हो रहा है इंडिया में, यानी इंडिया जो है सेकुलर है। राइट। इंडिया को सेकुलर बनना है तो ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, ये सबको आइडियोलॉजी बनाना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा लॉ के। हम ऐसा कोई लॉ नहीं बनाते हैं जो सेकुलरिज्म को हार्म करे, क्योंकि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बाद में समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया? सेकुलरिज्म इजी टॉपिक है, पहले भी पढ़ा हुआ है। पिछले क्लास के फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो है हम लोग जो पढ़े थे, साइलेंट फीचर, उसमें सेकुलरिज्म पढ़े थे हम लोग। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल देखोगे जहाँ पर सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे फंडामेंटल राइट, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। फंडामेंटल राइट में मिल जाएगा आपको, बहुत सारे आर्टिकल है जहाँ मिल जाएगा, जैसे 25, 26, 27, 28। राइट। 29। फंडामेंटल ड्यूटी देखोगे आप, वहां पर भी मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल, आर्टिकल 51 क्लॉज ए। इस समय आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल जो बताता है कि इंडिया सेकुलर है। किस तरह बताता है कि हम लोग रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है। आर्टिकल 15 देखोगे जो बताता है कि रिलीजन के बेस पे, लिंक के बेस पे, रिलीजन के बेस पे किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ओके। आर्टिकल 14 में चलोगे तो वहां पे होता है सभी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे किसी भी रिलीजन कास्ट के हो। ओके। ये सब तो हो गया सेकुलर सेकुलर का डिफिनीशन, बैकग्राउंड। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं क्या इसके कुछ चैलेंजेस भी है क्या। चैलेंजेस में क्या हो सकता है, जिसे आप देखते होंगे, कम्युनल राइट जो होते हैं, दंगे। ठीक है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो होते हैं कि भाई गौ हत्यारा के नाम पर मुस्लिमों को मारा जाता है। कभी कभी इसको फेक, कभी कभी रियल भी होता है, कभी कभी फेक भी होता है। लेकिन धर्म के नाम पर, अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर आदमी हमें लड़ते हैं, हमेशा देखते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहते हैं। जो पॉलिटिकल एंगल देख लो, जब भी अनाउंसमेंट होगा, कोई लीडर रिलीजन को लेकर बायस बायस अपना अनाउंसमेंट देगा, स्पीच देगा। ठीक है। जैसे कुछ कुछ आप समझो,
चैलेंजेस समझो अच्छे से कि यहाँ पे देखो, किसी किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के नाम पर आदमी सब्सिडी सब्सिडी देगा या सीट रिजर्व करेगा। तो आप रिलीजन के नाम पे दिए ना, तो चैलेंजेस हो गया। एक तरफ बोल रहे हो कि सेकुलरिज्म, हम रिलीजन सब इक्वल होंगे, फिर आप देख रहे हो कि रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटी कास्ट का है, तो आप इसको सीट रिजर्व कर दो एजुकेशन फील्ड में, सर्विस फील्ड में। रिलीजन के नाम पर दिए, चैलेंजेस हो गया। ओके, बहुत सारे स्कीम्स जो है स्पेशल रिलीजन को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को मिलता है। ये सब क्रिटिसिज्म हो गए हमारे, ठीक है। यही था, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आप समझ सकते हो इसको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा डेमोक्रेटिक। ये अच्छा टॉपिक है। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है? जनरल सेंस में डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन हो सकता है कि ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट which is run by which is run by people directly or indirectly, which is run by people directly or indirectly, मतलब which is run by people। यहाँ आप समझ रहे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, पीपल। वहाँ के लोगों द्वारा इसे चलाया जाए, या डायरेक्टली चलाया जाए या इनडायरेक्टली चलाया जाए, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चलाया जाए, ठीक है। इंडिया में जो है ना, इंडिया में है जो इनडायरेक्ट सिस्टम है। इंडिया में जो है, इन पीपल जो है इनडायरेक्टली रन करता है गवर्नमेंट को, बाय द बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम लोग अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं चूज करके। लेजिस्लेचर एमएलए को चूज करके भेजते हैं, वोट देते हैं, चूज करते हैं कि हाँ ये हमारे एमएलए है, ये जाएगा हमारे हमारे बिहाफ पर, यह हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, गवर्नमेंट चलाएगा। ये सिस्टम जहाँ हो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। मतलब जिसमें सुप्रीम पावर किसके पास हो? पीपल के पास। किसके पास हो? पीपल के पास। यानी पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी। सोवरेंटी, अब सुना होगा सोवरेन पावर, सोवरेन। फाइनल अथॉरिटी कौन होगा? पीपल होगा। तो ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें फाइनल पावर पीपल के पास हो, पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली रन कर रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आ गया? डेमोक्रेटिक कंट्री कौन होगा? जिसका गवर्नमेंट सिस्टम रन बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें क्या चैलेंजेस कुछ है क्या? चैलेंजेस है कि पीपल, जो भी सिटीजन है, वोट देते हैं, सोचते हैं कि जो भी उनका लीडर है उनके पक्ष में काम करेगा, लेकिन बाद में जाकर वो नहीं करता। ये चैलेंजेस हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। हम इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया, तब फुली डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जब पीपल के बातों को, वॉइस ऑफ कॉमन पीपल को सप्रेस ना किया जाए, उनकी बातों को एडमायर किया जाए, ओके, उनके डिमांड को पूरा किया जाए। तब ना कहेंगे कि हाँ चलो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। नेता बन जा रहे, बाद में भूल जा रहे हैं, या उनको आवाज को हेट स्पीच के नाम पर उनका आवाज दबा दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया जा रहा है। सो पहला ये हुआ। दूसरा चैलेंजेस क्या होगा? अभी आपने सुना होगा ईवीएम का कहानी। ईवीएम का नहीं सुनते हो कि कहीं जा रहा है वोट कहीं और दे रहा है, कहीं चल जा रहा है कहीं और, फिर भी ये विवादित है, इस पर नहीं जाएंगे हम। ईवीएम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसी से रिलेटेड एक होता है कि वोटिंग जो सिस्टम है, उसमें ऐसा इल्जाम लगाया गया ऑपोजिशन पार्टी का
कि फेक वोटर आईडी बनाकर, अपना वोटिंग आईडी बनाकर अपने पॉलिटिकल लीडर को चूज कर रहा है। ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया कि वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि नहीं इस यह लीडर बने, लेकिन फेक द्वारा पॉलिटिकल पार्टी फेक आईडी द्वारा अपने आदमी को बना रहा है, तो डेमोक्रेसी को हार्म किया, राइट। सो ये सब चैलेंजेज है, ठीक है। कि भाई आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम पावर पीपल है, पीपल कोई बात नहीं सुना, उन्हीं को दबा दिया जा रहा है, पिकेटिंग धरना दे रहा है, उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ रहा। ये सब हमारे बेसिक चैलेंजेस हुआ, ठीक है। कुछ कुछ कंट्री है जहाँ डायरेक्ट होता है, आपने सुना होगा कुछ कुछ टर्म जो होगा डेमोक्रेसी के अंदर ही, कुछ कुछ टर्म होते हैं जहाँ डायरेक्ट, जहाँ पर डायरेक्ट पावर पीपल के पास होता है, उसे टर्म रिफरेंडम टर्म सुना होगा, रिफरेंडम, ठीक है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ओके। रिकॉल, इस टर्म है। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट, ये सब जो चार टर्म दिया गया है, ये डायरेक्ट एक्शन को बता रहा है कि नहीं, हम अपना लीडर जाएंगे, इकट्ठा होंगे असेंबली में, चूज करेंगे कि हाँ ये हमारे लीडर, आज से वोट हाथ उठा लिए, चाहे कोई सिंबॉलिक स्टिक उठाए, बोल दे कि ये हमारा वोट है, जितना आया पक्ष में उसका लीडर बन गया। रिकॉल, प्लेबिसाइट, अब इसमें क्या करेंगे कि नहीं, वो लीडर 5 ईयर के लिए है, बहुत बेकार काम कर रहा है, 2 ईयर के बाद लगा कि नहीं नहीं चलेगा, तो इसको बोलेंगे, इसको हटा, फिर सिलेक्शन करा। रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, जन समुदाय चूज करना, तो ये सब डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट एक्शन, भाई हम लीडर चूज करेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठेगा, लेजिस्लेचर में बैठेगा, और हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, अच्छा अच्छा पॉलिसी बनाएगा। सो ये रहा हमारा डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगा, जिससे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट। पीपल डायरेक्टली रूल करता है, इनडायरेक्टली रूल करता है। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल देंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल देंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि पीपल, सॉरी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है कि पीपल जो होता है इनडायरेक्टली चूज करता है, जो भी पीपल होता है इनडायरेक्टली वोट द्वारा चूज करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव देगा। इसमें दो सिस्टम फिर आ जाएगा, एक पार्लियामेंट सिस्टम, वर्ल्ड में जनरली दो सिस्टम है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइक यूएसए, पार्लियामेंट सिस्टम इंडिया, बेस्ट एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल देना है। तो इनडायरेक्ट में पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें वोट देता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें भी इनडायरेक्टली वोट दिया जाता है। डायरेक्ट सिस्टम क्या हो गया, डायरेक्टली वोट, डायरेक्टली चूज करेगा, राइट, डायरेक्टली चूज करेगा। फॉर एग्जांपल, जिसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कंट्री ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। सो ये रहा हमारा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा रिपब्लिक, नेक्स्ट टर्म आएगा रिपब्लिक। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने एक टर्म डेमोक्रेटिक पढ़ लिया, फिर सेकुलर पढ़ लिया, फिर सोशलिस्ट पढ़ लिया, और सोवरेन। 1 2 3 4, लगभग 4 टर्म पढ़ा। लास्ट एक और टर्म आता है रिपब्लिक, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और जो भी समस्या आप कमेंट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो समझना है कमेंट करना, आपको जवाब मिलेगा, टेलीग्राम करना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।